हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आपका समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे पैटर्न। पैटर्न होता है जो एक निश्चित क्रम को फॉलो करे, यानी कि हम पैटर्न को देख के उसके आगे वाले क्रम को बता सकते हैं कि हमारे आगे किस टाइप का पैटर्न बनेगा। तो हमने यहाँ हम कुछ नेचर में, ह्यूमन मेड थिंग्स में पैटर्न को देखते हैं और उनमें हम बता पाते हैं कि आगे जो हमारा पैटर्न है वो किस टाइप का होगा। तो कुछ एक पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर जो है आपका, जब हम सनफ्लावर की बात करते हैं तो सनफ्लावर आप सभी ने देखा होगा। सनफ्लावर में इसके जो पत्तियाँ होती हैं, आपने कभी देखा हो तो ये जो हमारी पत्तियाँ होती हैं ये हमारी इस पैटर्न को फॉलो करती है। ये जो पैटर्न है, हमने सभी इसकी पत्तियाँ देखी हैं, लेकिन क्या कभी हमने इसके पैटर्न को समझने की कोशिश की? ये एक निश्चित क्रम में लगी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक पत्ती ऐसी है तो दूसरी पत्ती आपकी ऐसी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसके अंदर जो पैटर्न होता है वो आपका सेम होता है। आपके पास ये इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट आपका पैटर्न बनेगा। फिर इसी तरह आप नेक्स्ट आगे बता सकते हैं कि आपके पास जो पैटर्न है इसके नेक्स्ट में वो कैसे बनने वाला है। ये आपका पैटर्न बनता है। इसके बाद है भुट्टे। भुट्टे आप सभी ने देखे होंगे और खाए भी होंगे। आपने सभी ने देखा है कि भुट्टे के जो दाने हैं उनका भी अपना एक पैटर्न होता है। ये सभी हमारे इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। भुट्टों के दानों में आपको ये पैटर्न मिलता है। इसके बाद है हमारी ह्यूमन मेड, जो कि इंसानों ने आपकी बनाई है, सीढ़ी। सीढ़ी में आप देखेंगे कि सीढ़ी आपको हमेशा इस टाइप से मिलती है, जो नीचे से आपकी चौड़ी और ऊपर जाते जाते ये कम होती जाती है इसकी साइज़। आप देखते हैं कि यहाँ जो सीढ़ी आपकी पट्टी होती है, इसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखेंगे कि सीढ़ी के अंदर भी एक पैटर्न होता है। मान लीजिए हमारे पास ये जो सबसे नीचे वाली पट्टी है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम एक एक सेंटीमीटर का इसमें गैप ले लें तो हमारे पास ये होगा 19 सेंटीमीटर, ये होगा 18 सेंटीमीटर। इसी तरह आप आगे की इस पैटर्न को देख के आप आगे भी बता सकते हैं कि ऊपर वाली ये पट्टियाँ किस क्रम में होंगी, 17, 16, 15 एंड सो ऑन। इसके बाद आपने आज जो पैटर्न आपको बताए गए हैं, सनफ्लावर, जिसमें आपने देखा आपके पास इस टाइप से पैटर्न मिलता है। आपने देखा भुट्टे, भुट्टों के दानों में आपको ये पैटर्न मिलता है। मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें हमने देखा ये वाला पैटर्न। इसके बाद आपने देखा सीढ़ी। सीढ़ी के अंदर आपने देखा कि इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं उनमें हमें पैटर्न मिलता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। आज हम इसी पैटर्न को सीखेंगे। अगर हमने ये पैटर्न अच्छे से पढ़ लिया तो हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। हमारे पूरे चैप्टर में इस पैटर्न के बारे में ही बात की गई है। तो हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन सी हमारी टर्म्स हैं जो इसमें यूज होने वाली हैं। सबसे पहले है, आपको जो बताया गया था कि अनुक्रम, जो आपके पास पैटर्न है, एक निश्चित नियम को फॉलो करता है। यही आपको पहली बात में बताया गया है कि जो संख्याएं हैं वो निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती हैं। इसके बाद है जो ये निश्चित क्रम है आपका, वो कहलाता हमारा समांतर श्रेणी। इसमें पद लगातार किसी स्थिर संख्या के साथ, ये जो संख्याएं होंगी क्या तो हमें बढ़ते क्रम में मिलेंगी या फिर घटते हुए। हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, क्या तो ऐसे मिल सकती हैं आपको, या फिर -1, -2, बढ़ते या घटते क्रम में कैसे भी मिल सकती हैं। इसके बाद है ये जो स्थिर संख्याएं हैं, इनका जो अंतर होता है वो कहलाता है हमारा सार्व अंतर, जिसको हम लिखते हैं D से। इसके बाद है आपके पास ये जो D आता है हमारे पास सार्व अंतर, यहाँ पर ये जो आपको सार्व अंतर मिलता है संख्याओं का, ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसके बाद है
आपको जो ये पैटर्न मिलता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पहला पद है उसके बाद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर हमें दूसरी संख्या मिलती है। जैसे कि आपने देखा पहला पद है आपके पास 1, तो आपने दूसरा पद जब आपके पास आता है तो इसमें 1 जोड़ने पर आपको दूसरा पद मिला 2। इसी तरह 2 में 1 जोड़ेंगे तो तीसरा पद मिल गया 3। इसके बाद है हमारे पास जो इस समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद आता है उसको हम बोलते हैं, ए से दिखाते हैं हम समांतर प्रथम पद को। इसके बाद सार्व अंतर आता है जिसको आप दिखाते हैं डी से, और अगर अंतिम पद हमें दिया हुआ है तो उसको हम दिखाएंगे एल से। जैसे कि आपके पास यहाँ है, आपके पास यहाँ दे दिया 5, 6 और 7, ये यहाँ तक आपको दिया हुआ है। इसमें अंतिम पद हमारा क्या हो गया 7, तो ये हम दिखाएंगे एल से। अगर हमें डैश डैश करके छोड़ी हुई हमें दी हुई है समांतर श्रेणी तो इसको बोलते हैं हम अपरिमित, जिसके अंदर हमें एल नहीं मिलता, और जिसके अंदर हमें एल मिलता है वो कहलाती है हमारी परिमित। इसके बाद है आपके पास जो सार्व अंतर और पहला पद दिया हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करके हमारी व्यापक रूप लिख सकते हैं समानांतर श्रेणी का, जो कि लिखी जाती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसके बाद आपके पास आता है d। वो कैसे निकाला जाता है, आपके पास जो निश्चित क्रम दिया हुआ है उसमें आपको पहले में से आप दूसरे में से पहला माइनस करेंगे या तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे। इस तरीके से आप क्रम वाइज जब माइनस करते हैं दो संख्याओं को तो वो सब क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर आनी चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको nth टर्म दी हुई है, जो आपकी लास्ट टर्म दी हुई होती है, अंतिम पद जो दिया हुआ होता है nth हमारा पद कहलाता है। nth पद को कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर आपका डिफरेंस उसका निकाल सकते हो, अंतर निकाल सकते हो, सार्व अंतर, जो कि आप निकालेंगे an माइनस an माइनस 1। n जो है वो हमारा nवा पद को दिखाता है। इसके बाद ये जो an प्लस 1 माइनस an है, इसका मतलब n के जो जितने भी मान हैं उन सभी मानों में ये समान रहेगा हमारा, ये क्योंकि ये सार्व अंतर है तो जितने भी मानों में हमने अंतर निकाला वो सभी में समान होगा। अगर समान नहीं है तो वो समानांतर श्रेणी नहीं कहलाती। इसके बाद है अगर हमें nवा पद निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि nवें पद के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर पहला पद प्लस में n माइनस 1 d होता है सार्व अंतर, या फिर इसको हम दिखा सकते हैं tn से भी, कुछ किताबों में इसको tn से भी दिखाते हैं। तो an जो है वो हमारा व्यापक पद यानी कि nth पद कहलाता है, n पद कहलाता है AP का, और an जो है या फिर हम इसको बोलते हैं l यानी कि अंतिम पद के बराबर होता है। फिर इसमें आता है आपके पास n पदों का योग। n पदों का योग आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है जब आपके पास अंतिम पद दिया हुआ होता है तो आप क्या करते हैं, a पहला पद प्लस में अंतिम पद जिसको हम गुणा करते हैं n/2 से, तो ये हमारे पास होता है n पदों का योग। अगर हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ तो हम इसको निकालते हैं दूसरे वाले तरीके से, जिसमें आप करते हैं 2a प्लस n माइनस 1 d आपका सार्व अंतर, और इसको गुणा कर देते हैं हम n/2 से। ये हम फॉर्मूला जब लगाते हैं जब हमारे पास आखिरी पद नहीं दिया होता, और जब आखिरी पद दिया हुआ है तो हम अपना पहला वाला पार्ट यूज़ करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1, जिसमें पहला सवाल जो है आपको दिया हुआ है, आपको बताना है किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है, यानी कि आपके पास समानांतर श्रेणी है, यानी कि एक क्रम को फॉलो करती है, और क्यों। पहला सवाल पूछा गया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। तो हम मान लेते हैं टैक्सी का जो किराया है आपका, टैक्सी का किराया ये आपका है 1 किलोमीटर,
2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसी तरह आप आगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है क्रमशः आपको दिया हुआ है कि 15 रुपये, तो 15 रुपये, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है कितना 15 रुपये। तो पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास इसने दिया 15 रुपये और उसके बाद 8 रुपये हर बार बढ़ा रहा है ये, तो पहले के लिए हो गया 15। फिर उसके बाद है 15 रुपये हो गया पहले के लिए, फिर 1 किलोमीटर के लिए इसको देने पड़े 15 जमा में 8 गुणा में 1, इतने रुपए इसने दिए। फिर 15 प्लस में दूसरे किलोमीटर के लिए 8 गुणा में 2 हो गया आपका, ये रुपए इसको देने होंगे। फिर तीसरे के लिए इसको देने होंगे 15 जमा में 8 गुणा में 3 रुपए। इसी तरह ये हर एक किलोमीटर के लिए 8 से गुना करता रहेगा और 15 में जोड़ते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाते हैं, ये आपके पास आया 15, फिर आपके पास आता है यहाँ पर 15 और 8 आपका बनता है 23, फिर आपके पास आता है 31, 16 और 15 31, फिर आपके पास आता है 24 और 15 39। इसी तरह आप आगे इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको बताना था कि आपके पास ये AP बनता है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर आपके पास ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो आप A2 में से A1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 23 माइनस में 15, तो आपको मिला 8 का अंतर। इसी तरह आप A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 31 माइनस में 23, तो यहाँ भी मिला आपको 8 का अंतर। फिर आप A4 में से A3 माइनस करेंगे 39 माइनस में 31, तो यहाँ भी मिला आपको 8 का अंतर। तो ये हमारी कैसी होगी, संख्याओं की जो सूची है हमारी, ये AP है। इसके बाद है हमारा किसी बेलन की में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग भर। तो हम देख लेते हैं, माना बेलन में जो हवा है हमारी, माना बेलन में उपस्थित हवा, ये आपके पास है x इकाई मान लेते हैं हम इसको। अब हमें क्या कहा है कथन में कि आपके पास प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी कि पहली बार हुआ हमारा x, दूसरी बार का क्या होगा, x में से उसका 1/4 बाहर निकल गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अगर हम हल करेंगे तो इसको, ये आ जाती है 3x बटे में 4। इसके बाद जो हवा उपस्थित है उसका 1/4 भाग, यानी कि 3x बटे में 4 माइनस में 1/4 गुणा में 3x बटे 4, ये जो उपस्थित हवा है इसका 1/4 भाग। यानी कि जब हम इसको हल कर रहे हैं तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आ जाती है 9x बटे में 16। इसी तरह अगले वाले में आप क्या करेंगे, 9x बटे में 16 माइनस में 1/4 गुणा में 9 बटे में 16 इंटू में x। इस तरीके से हम आगे अपना चलते रहेंगे। तो हमें जो यहाँ पर हमारे पास मिली है वो मिला है हमें x, 3x बटे में 4, दूसरा मिला आपको 9 बटे में 16, इसको मैं 3 बटे में 4 का स्क्वायर लिख दूँ इंटू में x। तो आगे मिलेगा 3/4 की क्यूब इंटू में x, आप देख लेंगे। इसके बाद है आपके पास, आप देखेंगे कि क्या ये समानांतर श्रेणी बनती है। तो हमें पता है कि समानांतर श्रेणी के लिए A2 जो है उसमें से हम A1 माइनस करते हैं। तो ये कितना आता है, 3x बटे में 4 माइनस x बटे में 4, जो कि बनता है आपके पास यहाँ पर 2x बटे में 4, यानी कि 1/2x। अब हम देख लेते हैं A3 माइनस में A2, तो ये आता है 9/16x माइनस में 3/4x। यहाँ पर आपके पास आता है 9x माइनस में 12x, तो ये बनेगा आपका माइनस का 3x बटे में 16।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये जो अंतर आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा। इसको मैं मान लेती हूँ D1, इसको हम मान लेते हैं D2। ये हमारा बराबर आना चाहिए था लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास ये समानांतर श्रेणी नहीं बनती, समांतर श्रेणी नहीं बनती। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, जिसमें आपको बोला गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई पर 50 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास दिया हुआ है पहले मीटर की कुएं की खुदाई और उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए उसको 50 रुपये अधिक देने होते हैं। तो प्रश्नानुसार आपके पास है प्रथम मीटर खुदाई व बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत आती है आपकी, वो हम देख लेते हैं क्या आती है हमारी। प्रथम मीटर के लिए हमारे पास खुदाई की लागत है 150 रुपये। उसके बाद उस जितने भी मीटर वो खोदता है हर एक मीटर के लिए वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। तो ये हो गया हमारे 200। फिर 200 में उसने 50 लिए, मिले हमें 250। फिर 250 में उसने 50 लिए, मिले 300। इस तरीके से आप आगे जाएंगे 350, 400। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, AP 150, 200, 250, 300 और आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा पद A1, ये है पद A2, ये है पद A3, ये है पद A4। आप यहाँ देखेंगे A2 माइनस में A1, 200 माइनस में 150, यहाँ आता अंतर 50 का। इसी तरह A3 माइनस में A2 जो यहाँ पर आता है 250 माइनस में 200 यानी कि 50। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो ये जो है हमारी AP है। तो ये हम इसमें बोल सकते हैं हर बार कितनी संख्या की बढ़त आ रही है, इसमें 50 की। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, जिसमें आपको बोला गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रथम वर्ष जो रुपए और बाद के वर्षों में जो रुपए हमें दिखाए गए हैं खाते में वो कैसे आएंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार खाते में प्रथम वर्ष के रुपए और उसके बाद के रुपए खाते में दर्शाते हैं, खाते में दर्शाए हैं, जो कि है हमारे पास प्रथम वर्ष के लिए आपके पास 10,000। इसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा हो रहे हैं। तो 10,000 गुणा में 1 प्लस में दर कितनी आ रही है आपकी 8%। तो इसको लिखते हैं दर बटे में 100 पावर में समय। पहले वर्ष के लिए इतना हुआ, दूसरे वर्ष के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस में 8 बटे में 100 पावर में 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे ये गुणा का साइन है। इसी तरह हम 3 वर्ष ऊपर 3 लगा देंगे, फिर 4 वर्ष ऐसे हम निकालेंगे। तो जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 10,000। फिर आपके पास आ जाता है 10,000 गुणा में 8 बटे में 108 बटे में 100। फिर आपके पास ये आता है 10,000 गुणा में 108 बटे में 100।
108 बटे में 100। इसी तरह आगे 3 बार आ जाएगा, आप उसको हल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 0 आपकी कैंसिल, यहाँ पर 2 0, इससे आपका ये कैंसिल। तो पहले में आपको मिलता है यहाँ पर 10,000, दूसरे में मिलता है हमें यहाँ पर 10,800, तीसरे में हमें मिलता है यहाँ पर 11,664। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास आप 10,800 में से जब 10,000 आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको 800 मिलते हैं, लेकिन 11,664 में से जब आप 10,800 माइनस कर रहे हैं तो आपको वो बराबर नहीं मिल रहा, ये आपका बराबर नहीं आ रहा। तो अंतर अगर बराबर नहीं आ रहा तो हमारे पास जो सूची दी हुई है वो समानांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि आपके पास AP नहीं बनेगा, समांतर श्रेणी नहीं बनाती आपकी। इसके बाद है हमारे पास, हमें दिया हुआ है प्रथम 4 पद लिखने, हमें पहला पद है और सार्वंतर हमें दिया हुआ है। हमें जो व्यापक रूप है वो क्या पता है, व्यापक रूप आपको बताया गया था a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। हमें प्रथम 4 पद बताने हैं, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a के प्लेस पे तो हम रखेंगे 10 और d के जगह पे हम रख रहे हैं 10। तो यहाँ से पहला पद आ गया 10, दूसरे पद में हमने लिखा a प्लस d, तीसरे पद में हमने लिखा 10 a प्लस 2d, चौथे पद में हमने लिखा 10 प्लस में 3 d। हमें 4 ही पद निकालने हैं तो हम यहाँ तक निकालेंगे तो ये आया 10, 20, 20 और 10 आपका 30, 30 और 10 आपका आ जाता है 40। ये आपके इसके प्रथम 4 पद आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें भी आपको यही बताया गया है तो आप व्यापक रूप लिखेंगे पहले इसका a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से आप व्यापक रूप लिखेंगे। इस व्यापक रूप में आप अब a व d का मान रखने पर, जब आपने a और d का मान रखा, a और d का मान आपको दिया हुआ है -2 और d दिया हुआ है 0, तो -2, फिर दूसरे पद में आपने रखा -2 प्लस में 0, तीसरे पद में रखा -2 प्लस में 2 गुणा में 0, चौथे पद में रखा -2 प्लस में 3 गुणा में 0। हमें 4 पद निकालने हैं तो -2, दूसरे में आया आपका -2, तीसरे में आता है आपका -2, क्योंकि 0 से गुणा करने पर आपकी ये वैल्यू 0 बन जाती है। फिर आता है -2, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन गई 0। तो यहाँ पर हमारे जो मान आए हैं वो आ गए हमारे -2, -2, -2 और -2, ये आपका होगा उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हमें ये सवाल भी वैसे ही करना है। आपके पास सबसे पहले आप व्यापक रूप लिखेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरीके से हमने लिखा। a व d का मान रखने पर आपको मिलता है यहाँ पर a का मान है 4 और d का मान है -3। तो a का मान जब हमने रखा तो 4, फिर आपका 4 माइनस में 3, फिर आपने रखा 4 प्लस में 2 गुणा में माइनस का 3, फिर आपने रखा 4 प्लस में 3 गुणा में माइनस का 3, फिर आपको यहाँ से मिला 4 1, यहाँ आपको मिला 4 माइनस में 6, यानी कि आपको मिलता है यहाँ पर माइनस का 2, फिर आपको मिलता है यहाँ पर माइनस का 9 प्लस में 5, यानी कि माइनस का 5। यह होगा आपका उत्तर।
इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इसमें भी वही निकालना है, तो हम वही व्यापक रूप लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, डैश डैश करके आप लिख सकते हैं। ए व डी का मान रखने पर, जब आपने ए और डी का मान रखा, ए का मान रखना है -1 और डी का मान रखना है 1/2 रखा, पर जब हमने रखा तो आपको मिला -1, -1 प्लस में 1/2, -1 प्लस में 2 गुणा में 1/2, फिर हम रखेंगे -1 प्लस में 3 गुणा में -1 प्लस 1/2। इसको जब हल किया तो ये मिला -1 प्लस में -1 प्लस में हाफ माइनस का हाफ, यहाँ -1 प्लस 1, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो ये बना आपका 0। इसके बाद बनता है -1 प्लस में 3/2, तो ये आता है आपका 1/2। इसके बाद है आपके पास, इसमें भी आपको व्यापक रूप लिखना होगा, a प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d, इस तरीके से। ए व डी का मान रखने पर, जब आपने मान रखा, ए का मान है माइनस का 1.25 और डी का मान है माइनस का 0.25, तो ए का मान रखा आपने माइनस का 1.25, फिर आप रख रहे हैं दूसरे में ए प्लस डी, तो माइनस का 1.25 प्लस में माइनस का पॉइंट आपके पास आता है 2.5, फिर आप रखेंगे माइनस का 1.5 प्लस में 2 गुणा में माइनस का 0.25, फिर हम रखेंगे यहाँ पे a माइनस 1.25 प्लस में 3 गुणा में माइनस का 0.25। हमें 4 ही संख्या निकालनी है, तो 4 संख्या निकालने के लिए हमने ये रखा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आपके पास ये आएगा, हल करने पर आप लिख सकते हैं माइनस का 1.25, दूसरी संख्या आपको मिलेगी यहाँ पर माइनस का 1.50, आप माइनस का 0.25 और यहाँ पर भी आपके पास माइनस का 1.25 है। इसके बाद इसी तरह आप जब नेक्स्ट लिखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1.75, यहाँ 0.50 बनेगा, यहाँ 0.25 है, तो ये 0.75 हो जाएगा। इसके बाद बनेगा आपका माइनस का 2.0, तो आपके पास ये मान आ जाता है। आप देख सकते हैं आपके पास 0.25 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका है उत्तर। ये थी हमारी प्रश्नावली 5.1 के 2 सवाल। आगे के सवाल हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।